आपका एबीपी गंगा में मैं अवधेश। शाम के 7 बज गए हैं। वक्त है सत्याग्रह का, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ साथ देश दुनिया का हाल हम आपको बताते हैं। सत्याग्रह में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से गणतंत्र दिवस को लेकर देश तैयार है। हम आपको ये भी बताएंगे कि गणतंत्र दिवस पर किस तरीके से देश की ताकत दिखने वाली है। आपको हम ये भी बताएंगे कि कौन राष्ट्राध्यक्ष इस बार मेहमान बन के आए हैं, यूपी की सियासत में क्या चल रहा है, इसके साथ ही साथ देश की राजनीति में कहां पर माहौल गरमाया है। दुनिया का भी हाल आपको हम बताएंगे। देश दुनिया के साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि वायरल दुनिया में क्या चल रहा है। वही राजधानी लखनऊ में हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल शाम करीब 7 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन नॉन स्टॉप चल रहा है। भर भराकर गिरी इमारत के मलबे में अब तक 15 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। हालांकि इस हादसे में सपा नेता अब्बास हैदर की मां और पत्नी की जान चली गई, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। बड़े बड़े अधिकारी, वो मुख्यमंत्री आकर के वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, मीडिया बाइट दे रहे हैं, वाहवाही लूटने के लिए, ये बताने के लिए कि हम खड़े हैं। अरे भाई, आपने जब मैं कह रहा हूँ आप वहाँ इवैक्यूएट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अब्बास हैदर ने परिजनों के साथ मिलकर पोस्टमार्टम को लेकर भी हंगामा किया और बिना पोस्टमार्टम के अस्पताल से शव लिए। पार्टी नेता को अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सांत्वना दी और लिखा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री अब्बास हैदर जी की माताजी बेगम हैदर जी एवं पत्नी उज़्मा अब्बास जी का निधन अत्यंत दुखद। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, भावभीनी श्रद्धांजलि। हादसे में सपा नेता के परिवार में 2 लोगों की मौत से मातम पसरा है। इस बीच सपा ब्रिगेड ने न सिर्फ लापरवाही के आरोप लगाए बल्कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनको रात में ही निकाल लिया गया होता तो वो जिंदा बच जाते। हादसे के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब इस हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार से लेकर लापरवाही का खुलासा हो रहा है, जिसको लेकर कार्रवाई भी तेज हो गई है। राजधानी में इस हादसे पर उठ रहे सवालों के बीच हादसे की वजह भी सामने आने लगी है। हादसे वाली इमारत में 4थी मंजिल पर रहने वाली रूबी ने बताया कि वहां मेंटेनेंस का काम चल रहा था। पूरा हम लोग तो 20-20 हज़ार रुपए लिए गए थे ताकि बिल्डिंग मेंटेन हो जाए। तो इस वजह से मेरी बिल्डिंग बहुत पुरानी और अजीब सी, पार्किंग की प्रॉब्लम, हर पानी की प्रॉब्लम, हर चीज़ की थी। तो 20-20 हज़ार रुपए लेके सबसे ये हो रहा था कि बिल्डिंग को ठीक किया जाए। लापरवाही के अलावा इस हादसे को लेकर भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया है। खबर है कि 2010 में अपार्टमेंट को गिराने का आदेश हुआ था। 12 साल 5 महीने बाद भी एलडीए ने कार्रवाई नहीं की। एलडीए के अधिकारियों ने आदेश पर एक्शन नहीं लिया। 2 बार नक्शा निरस्त होने पर गिराने के आदेश दिए गए थे। अब पुलिस ने हादसे को लेकर तारिक समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया है और सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को जेल भेजा गया है। मैं आपके माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में पूरी गंभीरता से और पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। खबर है कि इस मामले में जल्द एलडीए भी दूसरी एफआईआर दर्ज करा सकता है। हादसे से कुछ देर पहले तक इमारत में निर्माण कार्य करा रहे सपा विधायक शाहिद मंजूर भी इस मामले में फंस सकते हैं। हालांकि सीएम योगी के आदेश पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन हुआ है। माना जा रहा है कि अब जसदान बिल्डर्स पर शिकंजा और तेज हो सकता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे हादसे से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं, लापरवाही सामने आ रही। इस बीच अब इस घटना पर सियासी पारा 7वें आसमान पर। हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हादसे को लेकर सवालों में घिरे सपा नेता पर कार्रवाई से पहले सवाल खड़े कर दिए गए हैं। बरेली में यूपी सपा के मुखिया ने भाजपा पर सपा को बदनाम करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे विपक्ष की मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी को ही निशाना बनाती है और उनके नेताओं को बदनाम करने का, उन नेताओं को फंसाने का काम करती है जो लोकतंत्र के हितकर नहीं है। सपा की तरफ से सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस हादसे को लेकर तत्कालीन सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। गलती बिल्डर्स की है, गलती तत्कालीन सरकार की है कि उसने इतनी कमजोर बिल्डिंग को कैसे एनओसी दे दी है। दरअसल इस हादसे में सपा नेता अब्बास हैदर और कांग्रेस प्रवक्ता जीशान हैदर के परिवार के 2 लोगों की जान गई। हालांकि भाजपा ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस तरह की बिल्डिंग जिसके बारे में तरह के प्रश्न सामने आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच में जो चीजें मिलेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई। लखनऊ में हादसे से हर कोई सन्न है, लेकिन राजधानी के अलावा प्रदेश में कई जगहों पर ऐसी जर्जर इमारत हादसे को दावत दे रही है। एबीपी गंगा ने कई शहरों में जर्जर इमारतों का रियलिटी चेक किया है। वाराणसी के चेतगंज थाने की इस बिल्डिंग को लेकर प्रशासन लापरवाह है। लोग जर्जर थाने में यहाँ पर रहते हैं, रोजाना अपनी जान का इन्हें भय सताता है, लेकिन कब जागेगा प्रशासन, कब जागेगी व्यवस्था। उधर प्रयागराज में भी नगर निगम की करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग जर्जर हालत में है और विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है।
जर्जर भवन में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो काम करने को मजबूर हैं और तकरीबन 450 की संख्या में जो अधिकारी, जो कर्मचारी हैं, वो इस नगर निगम के दफ्तर में काम करते हैं। आगरा में भी हालात ठीक नहीं है। यहाँ पर पुलिस क्लब कॉलोनी की बिल्डिंग खस्ता हाल है। तरिया है वो निकल रही है, छज्जे पूरी तरह से गिरासू हालत में हैं। इसके साथ ही जो प्लास्टर है वो उखड़ा पड़ा हुआ है। पुलिस लाइन की तरफ से इसको कंडम भी घोषित कर दिया गया। गाजियाबाद में कई इमारतें हादसों को दावत दे रही हैं। तुलसी निकेतन क्षेत्र में हादसे को दावत दी जा रही है। बिल्कुल प्लास्टर भी छूट चुका है, जो सरिये हैं वो भी गल चुके हैं और वो भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सामग्री इसमें लगाई गई थी, उस सामग्री में भी लगाने में भ्रष्टाचार था। मेरठ में भी जलकल विभाग की बिल्डिंग मौत को दावत देने वाली है। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली के बाद धामी सरकार नकल विरोधी कानून लाने जा रही है, जिसके लिए धामी सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, जिसमें नकल करवाने और इसमें दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं और जल्द ही धामी कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी दे दी जाएगी। भारतवर्ष का जो सबसे ज्यादा कठोर कानून होगा नकल के क्षेत्र में, परीक्षाओं में पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, और जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी और साथ ही साथ यह प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो लोग भी जो अभ्यर्थी के नाते परीक्षा देने वाले हैं और उसमें पकड़े जाएंगे तो अगले 10 सालों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। हालांकि नकल विरोधी कानून बनने से नकल माफिया पर नकेल कसेगी, साथ ही परीक्षा का पेपर लीक आउट भी नहीं होगा, साथ ही दूसरे अभ्यर्थी जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। देवभूमि में उत्तराखंड लगातार बर्फबारी से ठंड और वहां पर बढ़ गई। रुद्रप्रयाग में तो बाबा केदार का मंदिर परिसर पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। यहाँ बर्फबारी होने से 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। आलम यह है कि पानी की आपूर्ति भी ठप हो गई है। उधर मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में इस सीजन की दूसरी बर्फबारी है। बर्फबारी के बाद भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। उधर यमुना घाटी के निचले इलाके में बारिश तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बीच इंसान क्या बेजुबान भी परेशान नजर आ रहा है। उधर उत्तरकाशी में भी भारी बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें 80 गंगा डोली ताल की हैं, जहां बर्फबारी होने से बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी का जहां पर्यटक लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं, तो वहीं खाने पीने की चीजें जमने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब आईपीएल का मजा दोगुना होने वाला है, क्योंकि अब पुरुष टीम के अलावा महिला आईपीएल भी होने वाला है, जिसका नाम WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग रखा गया है। और इस लीग के पहले सीजन में शामिल सभी 5 टीमों की नीलामी पूरी हो गई है। पहले सीजन में उतरने वाली 5 टीमों को BCCI ने करीब 4,670 करोड़ में बेचा है। अहमदाबाद टीम को 1289 करोड़ में अडानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा। मुंबई टीम को 912.99 करोड़ रुपए में इंडिया विन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा। बेंगलुरु टीम को 901 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा। दिल्ली टीम को 810 करोड़ में JSW GMR क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा। लखनऊ टीम को 757 करोड़ में कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा। BCCI सचिव जय शाह ने ट्वीट करते हुए इस दिन को क्रिकेट में ऐतिहासिक दिन बताया और खुशी जाहिर की। खबरों की माने तो ये टूर्नामेंट मार्च में कराया जा सकता है। पहले सीजन में 22 मैच होने की संभावना, अप्रैल में टूर्नामेंट होने की संभावना ज्यादा। अभी महिला खिलाड़ी की नीलामी होना बाकी। चैंपियन टीम को 6 करोड़ इनाम मिलेगा। रनर अप टीम को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 1 करोड़। आपको बता दें, BCCI ने हाल ही में महिला IPL के मीडिया राइट्स वायाकॉम 18 950 करोड़ रुपए में बेचे हैं। वहीं खिलाड़ियों के लिए बतौर इनामी राशि 10 करोड़ रुपए तय की गई है। राष्ट्र के नाम आखिर राष्ट्रपति का क्या संदेश इस बार होने वाला है, और सीधे रुक करते हैं राष्ट्रपति महोदय का। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। संविधान के लागू होने के दिन से लेकर आज तक हमारी यात्रा अद्भुत रही है और इससे कई अन्य देशों को प्रेरणा मिली है। प्रत्येक नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं
तो अब एक राष्ट्र के रूप में हमने मिलजुल कर जो उपलब्धियां प्राप्त की है उनका हम उत्सव मनाते हैं। भारत विश्व की सबसे पुरानी जीवंत सभ्यताओं में से एक है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, फिर भी हमारा आधुनिक गणतंत्र युवा है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में हमें अनगिनत चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लंबे विदेशी शासन के अनेक बुरे परिणामों में से 2 कुप्रभाव थे, भयंकर गरीबी और निरक्षरता। फिर भी भारत अविचलित रहा। आशा और विश्वास के साथ हमने मानव जाति के इतिहास में एक अनूठा प्रयोग शुरू किया। इतनी बड़ी संख्या में इतनी विविधताओं से भरा जनसमुदाय एक लोकतंत्र के रूप में एकजुट नहीं हुआ था। ऐसा हमने इस विश्वास के साथ किया कि हम सब एक ही हैं और हम सभी भारतीय हैं। इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया है, बल्कि हमें जोड़ा है। इसलिए हम एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में सफल हुए हैं। यही भारत का सार तत्व है। ये सार तत्व संविधान के केंद्र में रहा है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के अनुरूप हमारा गणतंत्र को आधार देने वाला संविधान बना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना भी था और भारतीय आदर्शों को फिर से स्थापित करना भी था। उन दशकों के संघर्ष और बलिदान ने हमें न केवल विदेशी शासन से बल्कि थोपे गए मूल्यों और संकीर्ण विश्व दृष्टिकोण से भी आज़ादी दिलाने में मदद की। शांति, बंधुता और समानता के हमारे सदियों पुराने मूल्यों को फिर से अपनाने में क्रांतिकारियों और सुधारकों ने दूरदर्शी और आदर्शवादी विभूतियों के साथ मिलकर काम किया। जिन लोगों ने आधुनिक भारतीय चिंतन धारा को प्रवाह दिया, उन्होंने आन भद्राः कृतवयन्तु विश्वतः, अर्थात हमारे पास सभी दिशाओं से अच्छे विचार आए कि वैदिक उपदेश के अनुसार प्रगतिशील विचारों का भी स्वागत किया। लंबे और गहन विचार मंथन के परिणाम स्वरूप हमारे संविधान की संरचना हुई। हमारा ये बुनियादी दस्तावेज दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता के मानवतावादी दर्शन के साथ साथ आधुनिक विचारों से भी प्रेरित है। हमारा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के दिन हमें संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने वाले विधिवेत्ता श्री B.N. राव तथा अन्य विशेषज्ञों और अधिकारियों को भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने संविधान निर्माण में सहायता की थी। हमें इस बात का गर्व है कि उस संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के सभी क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व किया। संविधान निर्माण में सभा की 15 महिला सदस्यों ने भी योगदान दिया। संविधान में निहित आदर्शों ने निरंतर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई है। इस अवधि के दौरान भारत एक गरीब और निरक्षर राष्ट्र की स्थिति से आगे बढ़ते हुए विश्व मंच पर एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र का स्थान ले चुका है। तो महामहिम राष्ट्रपति पूर्व संध्या पर गणतंत्र दिवस की राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं और संविधान निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक की बातों पर वो अपना प्रकाश डाल रहे हैं। काफ़ी प्रगति की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लोगों की भागीदारी के बल पर हर कार्य क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। राज्य की अपनी यात्राओं
शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों और प्रोफेशनल्स के विभिन्न प्रतिनिधि मंडल से मिलने के दौरान मैं युवतियों के आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित होती हूँ। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं की आने वाले काल के भारत को स्वरूप देने के लिए अधिकतम योगदान देंगे। यदि आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण में अपनी श्रेष्ठतम क्षमता के अनुसार योगदान करने की अवसर दिया जाए तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तो ऐसे कौन सा चमत्कार है जो नहीं किया जा सकता है। सशक्तिकरण की यही दृष्टि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों के लोगों के लिए सरकार की कार्यप्रणाली का मार्गदर्शन करती है। वास्तव में हमारा उद्देश्य न केवल उन लोगों के जीवन की बाधाओं को दूर करना और उनके विकास में मदद करना बल्कि उन समुदाय से सीखना भी है। विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लोग पर्यावरण की रक्षा से लेकर समाज को और अधिक एकजुट बनाने तक कई क्षेत्रों में सीख दे सकते हैं। प्यारे देशवासियों, शासन के सभी पहलुओं में बदलाव लाने और लोगों की रचनात्मक ऊर्जा को उजागर करने के लिए हाल के वर्षों में किए गए प्रयासों की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप अब विश्व समुदाय भारत को सम्मान की नई दृष्टि से देखता है। विश्व के विभिन्न मंचों पर हमारी सक्रियता से सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गया है। विश्व मंच पर भारत ने जो सम्मान अर्जित किया है उसके फलस्वरूप देश को नए अवसर और जिम्मेदारियां भी मिली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वर्ष भारत G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है। विश्व बंधुत्व के अपने आदर्श के अनुरूप हम सभी की शांति और समृद्धि के पक्षधर है। G20 की अध्यक्षता एक बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान हेतु भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। इस प्रकार G20 की अध्यक्षता लोकतंत्र और मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर भी है और साथ ही एक बेहतर विश्व और बेहतर भविष्य को स्वरूप देने के लिए उचित मंच भी है। मुझे विश्वास है कि भारत के नेतृत्व में G20 अधिक न्यायपरक और स्थिरतापूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण के अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाने में सफल होगा। G20 के सदस्य देशों के कुल मिलाकर विश्व की आबादी में लगभग 2/3 और ग्लोबल GDP में लगभग 85% हिस्सा है। इसलिए ये वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने और उनके समाधान के लिए एक आदर्श मंच है। मेरे विचार से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ऐसे चुनौतियां हैं जिनका सामना शीघ्रता से करना है। वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और मौसम में बदलाव के चरम रूप दिखाई पड़ रहा है। हमारे सामने एक गंभीर दुविधा है। अधिक से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए आर्थिक विकास जरूरी है, लेकिन इस विकास के लिए फॉसिल फ्यूल का प्रयोग भी करना पड़ता है। दुर्भाग्य से ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक कष्ट गरीब तबके के लोगों को सहन करना पड़ता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करना और लोकप्रिय बनाना भी एक समाधान है। भारत ने सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को नीतिगत प्रोत्साहन देकर इस दिशा में सराहनीय कदम उठाया है। हालांकि वैश्विक स्तर पर विकसित देशों द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और वित्तीय सहायता के जरिए उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमें प्राचीन परंपराओं को नई दृष्टि से देखना होगा। हमें अपनी मूलभूत प्राथमिकताओं पर भी पुनर्विचार करना होगा। परंपरागत जीवन मूल्यों के वैज्ञानिक आयामों को समझना होगा। हमें एक बार फिर प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव और
अनंत ब्रह्मांडों के सम्मुख विनम्रता का भाव जागृत करना होगा। मैं इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि महात्मा गांधी आधुनिक युग के सच्चे भविष्य द्रष्टा थे, क्योंकि उन्होंने अनियंत्रित औद्योगिकरण से होने वाले आपदाओं को पहले ही भांप लिया था और दुनिया को अपने तौर तरीकों को सुधारने के लिए सचेत कर दिया था। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस धरती पर सुखमय जीवन बिताएं, तो हमें अपनी जीवन शैली को बदलने की जरूरत है। इस संदर्भ में सुझाए गए परिवर्तन में से एक बदलाव भोजन से संबंधित है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के सुझाव को स्वीकार किया है और वर्ष 2023 को द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। बाजरा जैसे मोटे अनाज हमारे आहार के मुख्य तत्व हुआ करते थे। समाज के सभी वर्ग उन्हें फिर से पसंद करने लगे हैं। ऐसे अनाज पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि उनकी उपज कम पानी में ही हो जाता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सत्याग्रह 70। कानपुर देहात में बीच सड़क पर दरोगा के साथ हुई हाथापाई। दरोगा के साथ हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल। दरोगा मंजीत दयाल का कार सवार युवक से हुआ था विवाद। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने बस में की जमकर तोड़फोड़। लाठी डंडों और पत्थरों से बस को पहुंचाया नुकसान। बस को तोड़ते हुए दबंगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दो गुटों में आपस में हुई झड़प के बाद दबंगों ने बस को किया क्षतिग्रस्त। कोतवाली मोहम्मदी इलाके के मगरैना गांव का मामला। नोएडा में जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल। एक स्कूटी पर लड़के जान जोखिम में डालकर कर रहे स्टंट। नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में अवैध हथियारों के साथ युवक ने बनाई रील। वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। थाना कमला नगर क्षेत्र के बलकेश्वर कॉलोनी का रहने वाला है युवक। प्रयागराज में क्लासरूम में गांजा पीने वाला शिक्षक निलंबित। बीएसए ने की कार्रवाई। क्लासरूम में गांजा पीते हुए वीडियो वायरल। मेजा के ककराही प्राइमरी स्कूल का मामला। अमरोहा में पुलिस ने गुम हुए 81 मोबाइल को बरामद किया। करीब 12 लाख रुपए की कीमत से ज्यादा के स्मार्टफोन वापस लोगों को लौटाए गए। अमरोहा में चोरी के शक में युवक को रस्सी से बांधा। ग्रामीणों ने युवक के हाथ रस्सी से बांधकर पोल से बांधा। वीडियो वायरल। नौगावा के गांव अलीपुर कला का मामला। यूपी में 5 और नए एयरपोर्ट से उड़ान को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी। मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़ से विमान भरेंगे उड़ान। चित्रकूट और श्रावस्ती में भी उड़ान को मंजूरी। अयोध्या में ऊपी राजभर ने पिछड़ों की तुलना भगवान राम की वानर सेना से की। कहा, वानरों ने भगवान राम की लड़ाई लड़ी। लड़ाई के बाद वानरों को क्या मिला। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने स्वीडन में कुरान जलाने की निंदा की। आरोपी पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, सारे मजहब एक बराबर हैं। अगर किसी से सम्मान कराना है तो मुझे भी सम्मान करना पड़ेगा। बांदा में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। विवादित बयान को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन। स्वामी प्रसाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फूंका पतला। कर्नाटक के लेखक पर कानपुर में शिकायत दर्ज। भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी पर अधिवक्ता अनिरुद्ध ने दर्ज कराई शिकायत। हिंदुओं और महिलाओं के अपमान का भी आरोप। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या दूर करने के निर्देश। गोरखपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एमएलसी की 5 सीटों पर जीत का दावा किया। पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा, पहले दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी सरकारें। गाजियाबाद में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया गया आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और राकेश सचान समेत कई उद्योगपतियों ने शिरकत की। 92,000 करोड़ के एमओयू साइन। सीतापुर में गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबा युवक। आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची जेसीबी ने युवक को बाहर निकाला। अस्पताल में घायल युवक ने दम तोड़ा। जौनपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। तीनों युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से किसान की दर्दनाक मौत। गन्ना की तौल करवाकर घर लौटते समय अज्ञात वाहन को बचाने के चलते हादसा हो गया। कन्नौज में पूर्व चेयरमैन के इत्र कारखाने में फटा बॉयलर। एक की मौत, बेटा समेत 4 कर्मचारी झुलसे। औरैया में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगी आग। दफ्तर में रखे पुराने दस्तावेज जलकर राख। दमकल कर्मी और स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। पुरानी कलेक्ट्रेट कैंपस का मामला। उन्नाव में गारमेंट्स की दुकान में लगी आग। लाखों का माल जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से झुलस से कानूनगो के निजी मुंशी ने तोड़ा दम। बाराबंकी में समाधान दिवस में खुद को लगा ली थी आग। तहसीलदार पर लगाया परेशान करने का आरोप। जिलाधिकारी अविनाश कुमार सिंह ने मामले में कानूनगो वीरेंद्र सिंह को किया निलंबित। लखीमपुर खीरी के जिला सहकारी बैंक का लॉकर काटकर 32 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 16 जनवरी को दिया था वारदात को अंजाम। अलीगढ़ में सीसीटीवी में कैद हुआ भूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो की सच्चाई निकली दावे से इतर।
अयोध्या में साइको किलर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोबाइल पर पॉर्न देखकर बुजुर्गों से रेप और कर देता था हत्या। साइको किलर महिला से कर रहा था रेप की कोशिश। झांसी में खेत में हुई महिला की हत्या का पति निकला कातिल। पति ने रस्सी से गला घोंट कर उतारा मौत के घाट। थाना रक्सा इलाके के घागोनी गांव का मामला। बस्ती में पुलिस ने हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार। नवविवाहिता की हत्या में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। क्षेत्राधिकारी हरैया शेषमणि उपाध्याय ने आरोपी की गिरफ्तारी का खुलासा किया। कासगंज में किशोरी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने किशोरी के पिता और दादा को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। बांदा में रेलवे स्टेशन पर जीआरपी कांस्टेबल ने एक यात्री की बेरहमी से पिटाई की। यात्री के चेहरे पर गंभीर चोटें आई। आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। आजमगढ़ में पुलिस को चकमा देकर भाग रहे बदमाश के साथ मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश जितेंद्र यादव। बदमाश जितेंद्र यादव ने कल भरी पंचायत में प्रधान पक्ष पर चलाई थी ताबड़तोड़ गोलियां। प्रतापगढ़ में भूमाफिया के रसूख के चलते एक परिवार पलायन को मजबूर। ट्रेन का टिकट लेकर पुलिस कार्यालय पहुंचा पीड़ित परिवार। दबंग के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा तो परिवार को मिलने लगी धमकियां। बुलंदशहर में घर में कॉलेज जा रही छात्रा को युवक ने चाकू मार दिया। लखनऊ में असलहों से लैस कैशबैन गार्डों की सर्राह गुड्डई। मामूली बात पर पीट कर सर्राह पिटाई। शामली के गांव टिटौली में बिजली विभाग की छापेमारी। कई घरों में बिजली विभाग ने पकड़ी चोरी। मेरठ में कुख्यात बदमाश सुशील फौजी किया सरेंडर। 25,000 का इनामी है सुशील फौजी। वाराणसी में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली। नाजुक हालत में बेचू के ट्रामा सेंटर में चल रहा इलाज। भदोही का गैंगस्टर बताया जा रहा व्यापारी वाजिद खान कुछ दिन पहले जेल से जमानत पर आया था। औरैया के काशीराम कॉलोनी में घर मिले युवक की लाश। कई दिन से पड़े शव से आ रही थी बदबू। बागपत के सराय कस्बे में नाली में मिला युवक का शव। शराब के नशे में नाली में गिरा था युवक। वाराणसी में कार पर पलटा ओवरलोड ट्रक। कार सवार की मौके पर मौत। घर से लखनऊ के लिए जा रहा था कार सवार। स्थानीय लोगों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार हादसे में मदद करने वाले दोनों युवक होंगे सम्मानित। बागेश्वर में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की निश्चितकालीन हड़ताल जारी। जिला पंचायत सदस्यों ने भी दिया समर्थन। देहरादून में राजभवन में प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। अल्मोड़ा के विकासखंड बैसिया जाना के बाड़े चीना में शिविर का आयोजन किया गया। देहरादून में कांग्रेस का प्रदेश से हाथ जुड़ा अभियान कल से शुरू। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा अभियान के तहत घर घर कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करेगी। गणतंत्र दिवस को लेकर कुमाऊं मंडल में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। पिथौरागढ़ में पेयजल स्रोत बचाने के लिए लोगों ने किया प्रदर्शन। पेयजल स्रोतों को ठीक नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। दिल्ली से आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार उधम सिंह नगर के रहने वाले जग्गा से करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। रुड़की में भारी मात्रा में नशीली दवाइयों के साथ एक युवक गिरफ्तार। पुलिस ड्रग और विजिलेंस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। रुद्रपुर में धार्मिक आयोजन के दौरान जबरन गेट खोलने की कोशिश के बाद बवाल। घटनास्थल आज हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ताओं से इकट्ठा होने के बाद मौके से भागा। अंकिता भंडारी की मां ने की मांग आरोपी पुलकित आर्य पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के भरोसेमंद प्रतिनिधि की देखरेख में हो। करोड़ों की ठगी करने वाले जयंती ट्रेडर्स के मालिक को श्रीनगर पुलिस ने धर दबोचा। साथी के साथ मिलकर दोनों लोगों के साथ 3 करोड़ की ठगी को दिया था अंजाम। रुद्रप्रयाग जिले में आपदा के 6 महीने बाद भी ठीक नहीं हुआ पैदल मार्ग। ग्राम पंचायत तेउतर के जोड़ने वाला पैदल मार्ग आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ। उधम सिंह नगर में जाम से निजात दिलाने की तैयारी। पुलिस ने भारी वाहनों को शहर में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। नेपाल सीमा से लगे सभी सीमांत क्षेत्रों में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा। नेपाल से आने वाली सभी रास्तों पर चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। कानपुर में सपा विधायक ने कुलपति के खिलाफ किया अनोखा प्रदर्शन। गंगा में खड़ाऊ विसर्जन कर जताया विरोध। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।